हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है आपके पास इंट्रोडक्शन टू गोज लॉ। और ये टॉपिक है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नॉट फॉर द CBSE ओनली, कंसेप्ट बिल्डिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इसका आज इंट्रोडक्शन होगा। आज इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं करेंगे। ये जो गोज लॉ था, गोज एक जर्मन साइंटिस्ट था, तो ये गोज लॉ बना कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, उस चीज़ के बारे में आज चर्चा करेंगे। और जो बात आज करेंगे वो आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर गोज लॉ का जो एक्चुअल बेस है उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा एक बार गोज लॉ का जिक्र कर लेते हैं कि इसमें क्या है आपके पास, मतलब किस चीज़ के लिए ये बनाई गई है वो देख लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज करो आपके पास एक पॉजिटिव Q चार्ज इधर रखा हुआ है। ये आपने एक स्फीयर बना लिया, ठीक है, एक स्फीयर है, उसके सेंटर पर कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। आपको पता है कि ये स्फीयर कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है। ऑलराइट, अब आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है स्फीयर से आउटवर्ड निकलती हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली 4। ठीक है, दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो इस Q की जगह आपके पास 2Q चार्ज होता, तब क्या होता? 2Q चार्ज, आप सभी को इतनी चीज़ तो आप सीख चुके हो कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। E=KQ/R², ये फॉर्मूला होता है ना आपके पास। तो Q के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो E बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा शो करनी पड़ेंगी आपको। तो जब 2Q है, जस्ट मैंने इस Q का इसको डबल किया है तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले बनाई थी उससे डबल फील्ड लाइंस बनानी पड़ेंगी। उधर 4 बनाई है तो इधर आपको 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक सपोज कर लो इधर 8। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक चीज़ आपको कंफर्म हो रही है। अगर आपको चार्ज का पता है तो आपको कुछ आइडिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, एक क्लोज सरफेस है। अगर आपको उसके अंदर इंक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू पता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आइडिया है इस सरफेस पर। ऐसे ही दोबारा इधर से, अगर आपको इंक्लोज चार्ज का पता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आइडिया है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है चार्ज के, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता आपको। ठीक है, वो तो चलो मैथमेटिकल फॉर्मूले से पता चल गया कि KQ/R², इन सब की वैल्यू रखो, फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। पर एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं पता है। इतना आइडिया ज़रूर है, अगर चार्ज Q है तो अगर इतनी फील्ड लाइंस बनाई है तो 2Q हो गया तो उसकी डबल फील्ड लाइंस हो जाएंगी। एक सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज है तो सरफेस पे क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी, वो निकालना किसने सिखाया? गोस थ्योरम ने। ठीक है, अगर आप कोई भी सरफेस ले लो, ये तो आपने स्फीयर लिया था, स्फीयर की जगह आर्बिट्रेरी सरफेस होता है इस तरीके का। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास +Q चार्ज ये इंक्लोज किया होता। अब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ले, इसमें तो चलो आपने KQ/R² लगा दिया, वहाँ पे R की वैल्यू फिक्स थी, स्फीयर था। यहाँ तो आर्बिट्रेरी सरफेस है ना, यहाँ पे तो R की वैल्यू भी फिक्स नहीं है। R की वैल्यू यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग बनेगी। तो आप एक वैल्यू तो बता नहीं सकते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ऑलराइट, तो ऐसे चीज़ों के लिए जब आपको चार्ज इंक्लोज पता है और सरफेस पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो गोस थ्योरम यहाँ पे हेल्प करती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, ज़रूरी नहीं एक चार्ज हो, पूरा का पूरा ऐसा भी हो सकता था, एक आपके पास चार्ज रोड रखी है या चार्ज वायर रखा है स्फीयर के अंदर। ठीक है, तो जब भी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोबारा से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तब आपके पास गोस थ्योरम का इंट्रोडक्शन आता है। गोस थ्योरम आपके पास हेल्पफुल रहती है। इसी एग्जाम्पल को मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं क्या होता
अगर मैंने ये सरफेस बनाया और ऐसे आपके पास, ठीक है, फिल लाइन इस तरीके से बना रखी है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, इस तरीके से फिल लाइन बना रखी है। तो अब की बार आपको इलेक्ट्रिक फिल लाइंस का पता है, चार्ज नहीं पता अंदर कितना है। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फिल लाइन पता है 1 2 3 4 5 6, मैं 8 बना लेता हूँ, 7 और 8, ठीक है। इस सरफेस पे आपको अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आइडिया है, पर अब की बार इसके अंदर कितना चार्ज है ये आपको नहीं पता। पर अब आइडिया लगाओ, आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं इन्फिनिटी से आ रही है और इस पॉइंट पर आकर खत्म हो रही है। ऐसा कब होता है? जब एक नेगेटिव चार्ज रखा हो, नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस अंदर जाती है ना, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के ये आइडिया लगा लिया कि अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। फिर आपने ये चीज़ देखा था कि एक +2Q चार्ज से 8 लाइनें बाहर निकलती है, यहाँ पर भी 8 लाइनें आप अंदर लेके गए हो, तो आपको आइडिया लग गया कि यहाँ पर -2Q चार्ज रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, 8 लाइन अंदर गई ना, यहाँ से 8 बाहर गई थी तो 2Q चार्ज था, यहाँ पे 8 अंदर आई है तो -2Q चार्ज होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपको किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता हो और आपको उसके अंदर कितना चार्ज है ये निकालना हो। तो 2 यूज़ मैंने आपको बताए। जब आपको किसी सरफेस के अंदर चार्ज का पता है और बाहर इलेक्ट्रिक, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, या फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता है और अंदर कितना चार्ज रखा है ये निकालना हो, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास गोस थ्योरम जो है वो हरदम आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। 2 इसके एप्लीकेशन बनी, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है और किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है और अंदर इनक्लोज चार्ज आपको निकालना है, तो आपके पास गोस थ्योरम जो है वो हेल्प करेगी। आ जाएंगे इस पे धीरे धीरे, अभी हम इसके बेस में जा रहे हैं कि इसका बेसिक्स कहाँ से हमारे पास आया है। उस चीज़ को समझने से पहले हमको 1-2 चीज़ें और समझनी पड़ेगी, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल। 2-3 चीज़ें आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि गोस थ्योरम के बेस के लिए आपके पास, ठीक है। ऑनलाइन तो पहले मैं बात कर रहा हूँ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जनरली 11th क्लास से पहले आप एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी पढ़ते आए थे, ठीक है। एरिया क्या है आपके पास? लेंथ, जैसे रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 लेंथ की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। या आपके पास 3 डायमेंशन बॉडी के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 3 लेंथ की मल्टीप्लिकेशन, तो आप उसको एक स्केलर क्वांटिटी की तरह पढ़ते आए थे। पर अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी। और देखिए ये आपने पहले, एक तो मैं इसकी 2 तरीके से फील देता हूँ कैसे एरिया को वेक्टर माना गया। एक तो जनरल आपने देखिए वेक्टर्स में पढ़ा था कि आपके पास मान लो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की एक साइड आपने किसी ए वेक्टर से शो कर रखी है, ये आपने दूसरी साइड एक बी वेक्टर से शो कर रखी है, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास पैरेललोग्राम। ऑलराइट, पैरेललोग्राम के अगर मैं एरिया की बात करूं तो वो होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है मैथमेटिक्स में, बेस इनटू हाइट के, बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस आपके पास ए हो गया, हाइट नहीं पता, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस बेस पर ड्रॉ कर लिया, एक परपेंडिकुलर मैंने क्या किया इधर ड्रॉ कर लिया। बेस तो आपको पता है ए वेक्टर है, आपको ये हाइट चाहिए परपेंडिकुलर। मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, जहाँ पे टेल से टेल मिली हो वहाँ पे आपको पता है कि ठीक एंगल बनता है वेक्टर्स के बीच में। तो मेरे को क्या चाहिए, ये पी और ये क्यू, ये लेंथ चाहिए। मैं इस ट्रायंगल में क्या लिखता हूँ, साइन थीटा लिखता हूँ। इस ट्रायंगल में क्या लिखता हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई यहाँ पे 90 डिग्री और थीटा एंगल बन रहा है, तो ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर दैट इज पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है आपके पास बी वेक्टर। ऑलराइट,
तो यहाँ से परपेंडिकुलर या जिसको आप हाइट बोल रहे थे इसका फॉर्मूला आया बी साइन थीटा। इसको मैं इस इक्वेशन 1 में रखूँ तो एरिया आपके पास आता है, एरिया दैट इज बेस था आपके पास ए वेक्टर इंटू हाइट है आपके पास बी वेक्टर इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी साइन थीटा हटता है दो वेक्टर्स के बीच में कौन सा प्रोडक्ट आता है, गुणा के टाइम पे क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपके पास एरिया आया उस पैरेललोग्राम का। तो एक क्रॉस भी है ना आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया देता है। अब पैरेललोग्राम में बहुत सारी तरीके की शेप आ जाती है ना, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आप सभी को पता है कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, मतलब कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो इनकी गुणा से आ जाएगा। जो भी ए वेक्टर की वैल्यू होगी बी वेक्टर की वैल्यू होगी उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन देखनी है तो आप सभी को पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो इस फर्स्ट वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, सेकेंड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, और जिस प्लेन को ये दोनों कंटेन कर रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलर होता है। या फिर आपने डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की कैसे निकालते थे। जो फर्स्ट वेक्टर, अपना राइट हैंड लो, जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फैला दो, और जो सेकंड वेक्टर है इन फिंगर्स को ऐसे फैलाना है कि सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ सको इनको। जैसे इसमें शो कर रहा हूँ, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर पहले लिखा है, ए वेक्टर ये है, इसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स करो, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स कर ली। बी वेक्टर की तरफ मोड़ रही है, बी वेक्टर ये है, बी वेक्टर की तरफ मोड़ी, ठीक है, बी वेक्टर की तरफ मोड़ी तो जो थंब है वो आपके पास इस वाले एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दे देगा। तो वो कहाँ आया, नॉर्मल टू दिस सरफेस। ठीक है, ये जो ये डायरेक्शन आई है ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और इस पूरे प्लेन बोर्ड के प्लेन के भी परपेंडिकुलर है ना। अब वो डिपेंड करता है ए ये लिया है बी आपने ये लिया है, पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या तो ऐसी आउटवर्ड आएगी या अंदर की तरफ आएगी, पर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आज से एरिया को आप वेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है, एरिया को एक वेक्टर कंसीडर करेंगे जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होती है। ठीक है, एरिया की डायरेक्शन क्या बनेगी आपके पास, एरिया की डायरेक्शन क्या बनेगी, नॉर्मल टू द सरफेस। डायरेक्शन क्या बनेगी, नॉर्मल टू द सरफेस। इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन और लगाएंगे अभी हम, एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, एक ये बात क्लियर हुई। थोड़ी सी और फील लेते हैं कि एरिया को वेक्टर कैसे कंसीडर किया गया। क्या हर टाइम आज से पहले हम क्यों इसको वेक्टर वाली टर्म को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया था, इस चीज को भी देखते हैं। देखिए कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फ्लक्स का मतलब फ्लो ऑफ एनी क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो। ठीक है, आपको वाटर का फ्लो भी होता है, वेलोसिटी फ्लो, इस तरीके से। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके साथ फ्लो या फ्लक्स जुड़ा हुआ है, बहने की प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, वहां पर आप एरिया को हरदम ही वेक्टर क्वांटिटी की तरह एज्यूम करते हैं। दोबारा से, ऐसी क्वांटिटीज जिनके साथ ये फ्लक्स जुड़ा है, बहने की प्रॉपर्टी, फ्लो करने की प्रॉपर्टी जुड़ी है, जैसे वाटर में वेलोसिटी का फ्लक्स होता है, ठीक है, या फ्लूइड्स में वेलोसिटी का फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके साथ ये फ्लक्स वर्ड जुड़ा है, उनके केसेस में जब भी आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया को आप वेक्टर क्वांटिटी लेके चलेंगे, वरना एरिया आपका स्केलर की तरह भी ट्रीट करेंगे तो आपका काम चलता चलेगा। पर जब भी आप ऐसी क्वांटिटीज से डील करें जिनके साथ फ्लक्स जुड़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे अभी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा आगे, ऐसी क्वांटिटी जिनके साथ फ्लक्स जुड़ा है वहां पर जब भी आप एरिया की बात करेंगे तो उसको वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करेंगे। ऑलराइट, ये कैसे है आपके पास, मान लो आपके पास एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस है, ये क्या है, प्लेन सरफेस, और इससे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है।
ठीक है, मैं आपको ये शो करना जा रहा हूँ कि एरिया को वेक्टर क्यों कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये एक कॉपी है और इसको ये प्लेन सरफेस मान लीजिए, ठीक है। तो ये वो कॉपी है, इसका ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, 10 20 30 जितनी भी फील्ड लाइन्स आ रही है, विजुलाइज कर लो, ठीक है। ये एक प्लेन सरफेस है, ऐसा था। यहाँ से मान लो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस से गुजर के ऐसे पार निकल दिए, 10 फील्ड लाइन्स वहाँ से आते हुए इस पे एंटर करी और 10 की 10 फील्ड लाइन्स इस तरफ से निकल गई। ऑलराइट, इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया, ऐसे निकल रहा है, ओके। अब देखिए मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। ये आपके पास एरिया है, एक सरफेस है जिसका एक ये वाला एरिया है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ। ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। पहले ये बिल्कुल इतनी जगह घेर रहा था, तो 10 की 10 फील्ड लाइन्स आपके पास यहाँ से गुजर रही थी। मान लो एक लाइन बिल्कुल इस किनारे से निकल रही थी, एक लाइन बिल्कुल इस किनारे से निकल रही थी, एक लाइन इस किनारे से, एक लाइन इस किनारे से, और बाकी बीच से जा रही थी, ठीक है। जैसे ही मैंने इस सरफेस को ऐसा टिल्ड किया, यहाँ वाली तो अभी भी जा रही होंगी, पर जो वहाँ की टिल्ड हिस्सा हो गया है उसके इधर से निकल जाएंगे, ठीक है। जो आपके पास दोबारा से 10 लाइन ऐसे जा रही थी, जैसे ही मैंने इसको टिल्ड किया तो जो इस किनारे से जा रही थी, इसको टिल्ड होने की वजह से वो अब इस सरफेस से नहीं जा रही है। मैं बस उन लाइंस की बात कर रहा हूँ जो फील्ड लाइंस आपके पास इस सरफेस से गुजर रही हैं। पहले 10 की 10 इसके अंदर से जा रही थी, पर जो जैसे ही इसको टिल्ड किया तो जो इस वाले हिस्से से जा रही थी वो आपके पास अब इस सरफेस से नहीं जा रही है। तो मान लो अब 8 ही फील्ड लाइन इसके अंदर से जा रही है, तो जो फील्ड लाइंस थ्रू दिस सरफेस है वे कम हो गई। किस वजह से कम हुई? क्योंकि आपने इस सरफेस की ओरिएंटेशन चेंज कर दी। पहले 10 की 10 जा रही थी, अब 8 जा रही है। मैंने इसको थोड़ा सा और ऐसा कर दिया, फील्ड लाइंस वहीं से आ रही थी, ऐसा कर दिया, तो अब और बहुत सारी लाइनें इधर से होंगी जो इस सरफेस के अंदर से नहीं जा पाएंगी। अगर नहीं जा पाएंगी तो अब मान लो 8 की जगह 6 होगी, तो 6 फील्ड लाइन ही गुजर रही है, तो फ्लक्स इस सरफेस के अक्रॉस जो फील्ड लाइंस गुजर रही थी वे और कम होगी। अब मैं ऐसे करता करता इस सरफेस को मैंने बिल्कुल ऐसा कर दिया, इस तरीके से कर दिया। फील्ड लाइन यहाँ से आ रही थी, फील्ड लाइन आई, 10 की 10 फील्ड लाइन यहाँ से चलेगी, एक भी फील्ड लाइन इस सरफेस से नहीं गुजरी। तो आप क्या बोलेंगे? फील्ड लाइन अक्रॉस या थ्रू दिस सरफेस 0 हो गई जब आपने इसकी ओरिएंटेशन ऐसे कर दी। तो दोबारा से अगर इसकी ओरिएंटेशन इस तरीके से थी तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस गुजर रही थी। जैसे ही आपने इसकी ओरिएंटेशन चेंज करी, फील्ड लाइंस कम होती चलेगी, कम होती चलेगी। जैसे ये इस तरीके से किया तो फील्ड लाइंस 0 हो गई, ठीक है। तो मतलब कि जो ये एरिया था इसकी ओरिएंटेशन मैटर कर रही है ऐसी क्वांटिटीज के साथ जिनके साथ फ्लक्स जुड़ा हुआ है। इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने से इस सरफेस के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज हो रहा है। दोबारा से इसकी ओरिएंटेशन ऐसी थी तो मैक्सिमम फ्लक्स, इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते चले गए तो फ्लक्स घटता घटता 0 हो गया था। अगर इसको घुमा के वापस वैसा लिया हूं तो फिर से बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो इस सरफेस की ओरिएंटेशन के साथ साथ वो फ्लक्स आपके पास चेंज हो रहा था। और आप सबको पता है ओरिएंटेशन एक तरीके की डायरेक्शन ही अज्यूम की जाती है, मतलब कि इस सरफेस के साथ ओरिएंटेशन, इसकी ओरिएंटेशन मैटर करती है, इसकी डायरेक्शन मैटर करती है कि ये कैसे रखा है। अगर इसकी डायरेक्शन मैटर कर रही है आपके पास तो इसको आपको वेक्टर क्वांटिटी अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी अज्यूम कर रहे हैं। अब पिछले टॉपिक में हमारे पास ये डिस्कस हो चुका है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड टू द सरफेस लेनी है। तो जैसे ये सरफेस था, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, ये आउटवर्ड ड्रॉन या नॉर्मल जो ड्रॉ कर रहे हैं वो इधर भी ड्रॉ किया जा सकता है, या इधर वाले सरफेस की बात करूँ तो इस साइड भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो इस तरीके का सरफेस है तो इसके एरिया वेक्टर की मैं बात करूँ, मान लो इसका टोटल एरिया ए है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ये आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो एरिया का ए है इनटू में आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। क्लियर है? एरिया को वेक्टर क्यों कंसीडर किया ये समझ में आ गया। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर देना आपने।
प्लेन सरफेसेस के लिए आप नॉर्मल किसी भी तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेन सरफेसेस के लिए नॉर्मल आगे भी हो सकता है, इधर पीछे भी हो सकता है, पर जब भी आपके पास क्लोज सरफेस की बात होगी, क्लोज सरफेस, तो यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। जो आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है ये आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होगा, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। कैसे? जैसे क्लोज सरफेस बनाता हूँ मैं, एक स्पीयर हो गया, ठीक है, स्पीयर है इस तरीके से। इसका छोटा सा एरिया, जैसे मैं मान लो ये कंसीडर कर रहा हूँ ds एरिया, इतना सा, ये ds एरिया मैंने कंसीडर कर लिया। तो इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो आउटवर्ड, देखिए नॉर्मल बनाना है मेरे को इस सरफेस पे, तो नॉर्मल तो आप ऐसा किसी भी स्पीयर पर नॉर्मल वो लाइन होती है जो उसके सेंटर से पास हो। तो नॉर्मल तो मैं ये अंदर की तरफ भी बना सकता था, नॉर्मल मैं ये बाहर की तरफ भी बना सकता था, पर यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि डायरेक्शन के लिए आपको हरदम आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल लेना है। तो ये अंदर वाला आपने कभी कंसीडर नहीं करना है, जो ये बाहर वाला नॉर्मल है ये कंसीडर करना है। तो इस केस में आप जब ds वेक्टर लिखेंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड इनटू में आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, एन कैप क्या है इधर, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हुआ सभी को। एरिया को आज से आपने जब भी फ्लक्स से रिलेटेड क्वांटिटीज आएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर आपके पास वेलोसिटी का फ्लक्स है, वहाँ पर आप एरिया को वेक्टर ज्यूम करेंगे। वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कौन सी लेनी है, अगर आपके पास प्लेन सरफेसेस है ऐसे तो आप नॉर्मल बना लीजिए इधर से इधर, अगर आपके पास क्लोज सरफेसेस है तो आपको आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल लेना है, ठीक है। जनरली याद रखें आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ही ले लें, क्लोज हो चाहे प्लेन हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लोज के लिए तो आउटवर्ड लेना ही लेना है, प्लेन के लिए भी आउटवर्ड ले लें तो बेटर रहेगा, ओके। वरना प्लेन के लिए आप कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी साइड, उसमें आउटवर्ड इनवर्ड तो कुछ होता ही नहीं आपके पास, ठीक है। ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, तो प्लेन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लोज सरफेस में आपको आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल लेना है। तो क्वांटिटीज़ जिनके साथ फ्लक्स जुड़ा होगा उनके लिए उनकी जब आप डील करेंगे तो एरिया को आप कैसी क्वांटिटीज़ लेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन आपके पास आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल रहा करेगी। तो एरिया वेक्टर समझ में आया। ये चीज़ें यूज होंगी गोस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब फ्लो करना, थोड़ा सा बात हो चुकी है इसकी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखिए फाई से डिनोट करते हैं, फाई, इसके नीचे ई लगा दिया तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करती है, इसके नीचे बी लिख दे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करने लग जाती है। वो इसको डिनोट करने का तरीका है, फाई के नीचे ई लिख दिया तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही। ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी भी सरफेस से फ्लक्स का मतलब फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो, किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्लो कर रही है, ठीक है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस। एक बार लिख देते हैं, इसकी फील्ड ले लेंगे जब समझेंगे। इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आ जाए तो बस यहाँ पे मैग्नेटिक वर्ड यूज हो जाएगा, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface, passing through a surface normal to its direction। इस वर्ड का मतलब समझेंगे, नॉर्मल क्यों, नॉर्मल टू इट्स डायरेक्शन। कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस से आपके पास नॉर्मल टू दैट डायरेक्शन गुजर रही है, नॉर्मल वर्ड का मतलब समझेंगे, उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। जैसे आपके पास ये इस तरीके से मैं एक यूनिफॉर्म फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक सरफेस मैंने ये बना दिया, एक सरफेस मैंने ये बना दिया,
और एक सरफेस मैंने ये बना लिया, इस तरीके से फिल लाइंस आपके पास गुजर रही है। ठीक है, तो आपको पता है, देखिए फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फिल लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। इससे कितनी फिल लाइंस जा रही है, 2। इससे कितनी जा रही है, 1 2 3 4। इससे कितनी जा रही है, सारी की सारी फिल लाइंस जा रही है। तो फ्लक्स थ्रू, इसको ए नाम दे लो, बी नाम दे लो, सी दे लो, सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, फ्लक्स का नॉर्मल मतलब यही है कि कितनी फिल लाइंस किसी सरफेस को आपको पास करते हुए जा रही है। ठीक है, अब ये नॉर्मल वाली डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, देखिए कहाँ गई वो कॉपी, मैं बात कर रहा था जब हमने पिछला एग्जांपल लिया था ये वाला। यहाँ पे अब देखो, अब एरिया वेक्टर भी हम समझ चुके हैं। ये आपके पास एक सरफेस था, इस पे आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल देख लो एक बार। आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ये मान लेता हूँ, ठीक है, या फिर उस साइड का मान लो। अभी मैं आपको शो करने के लिए ये बना देता हूँ। ये हो गया आपके पास आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, इस तरीके से। ठीक है, आपके पास वहाँ से फिल लाइन्स आ रही थी, या इस तरफ ले लो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, ये हो गया। ठीक है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ये ले लो, चाहे ये ले लो, आपके पास प्लेन सरफेसेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल हो गया है इस सरफेस पे, इस तरफ मेरी तरफ। वहाँ से फिल लाइन्स आई, मैंने बोला था जब फिल लाइन ऐसे आ रही है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल लाइन्स गुजर रही थी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल लाइन्स इस तरफ आ रही थी। तो ये वाला कौन सा केस हो गया आपके पास इधर। आज फिर वही बना मेरे साथ, 27 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई। मैंने पूरा लेक्चर इधर दे दिया था, जाके देखा तो स्क्रीन ऑफ मिली मेरे को। मैं इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से वीडियो बनाने का मन नहीं करता, बार बार मेहनत करते रहो, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। चलो फिर भी अब वही सब दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 27 मिनट के आसपास कुछ ये चल रहा था हमारे पास। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ फिल लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मल टू इट्स डायरेक्शन। कितनी फिल लाइंस एक सरफेस को पास कर रही है, इस चीज़ का तो जिक्र हो चुका था हमारे पास। अब बात कर रहे थे हम इस नॉर्मल वर्ड का क्या मतलब है। तो मैं ये कॉपी वाला आपको एग्जांपल दे रहा था। तो इसमें देखिए हमने क्या किया था, वहाँ से 10 फिल लाइंस आ रही थी और मैंने बोला था कि जब ये सरफेस इस तरीके से ओरिएंटेड है तो 10 फिल लाइन आई, तो उस टाइम पे मैक्सिमम फ्लक्स था आपके पास। फिर मैंने बोला कि मैंने इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना स्टार्ट किया, तो फिल लाइन 10 की जगह 8 हो गई थी, फिर 6 हो गई थी, फिर 4 हो गई थी, घटती जा रही है। मतलब नंबर ऑफ फिल लाइन पासिंग दिस सरफेस वो कम हो रहा है। अगर वो कम हो रहा है तो मतलब फ्लक्स कम हो रहा है, ओरिएंटेशन चेंज कर लिए। इस टाइम पे मैक्सिमम फ्लक्स, जब ये ऐसा रखा है, जब ऐसे करते जाए तो फ्लक्स कम हो रहा है, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है वो भी देखेंगे। जब मैंने बिल्कुल ऐसे कर दिया था तो सारी फिल लाइन 10 की 10 सरफेस के बाहर से ही जा रही थी, सरफेस से कोई भी क्रॉस नहीं हो रही थी। तो उस टाइम पे आप बोल रहे थे मिनिमम फ्लक्स है, 0 फ्लक्स, कोई फिल लाइन क्रॉस ही नहीं कर रही है ना। तो आप एक बार इस चीज़ को यहाँ पे देखें, जब ये ऐसे रखा था तो अब एरिया वेक्टर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम। एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल बनाना है। प्लेन सरफेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल उस साइड भी बना सकते हैं आप, इस साइड भी बना सकते हैं। तो सपोज करो मैं नॉर्मल कोई सी साइड ले लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं पहले इस साइड ले लेता हूँ। नॉर्मल मैंने इस तरफ लिया, ठीक है। नॉर्मल जैसे मैंने इस तरफ लिया, मेरी तरफ फिल लाइन वहाँ से इसी तरफ आ रही थी, तो फिल लाइन और नॉर्मल दोनों एक ही डायरेक्शन में, फिल लाइन और नॉर्मल दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। तो आप बोल रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई और नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल जो कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, जो कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में आपके पास एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो आप बोल रहे हैं जो फ्लक्स है दैट विल बी मैक्सिमम। इट इज़ एप्लीकेबल बोथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स एज वेल एज फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में भी यही सब जिक्र होगा, तो वो चीज़ यहीं पे डिस्कस हो रही है, वहाँ पे कोई नहीं बताता उसको जाकर फिर से, ठीक है। दूसरा, फिर आप इसका एंगल चेंज करते गए, घटता जा रहा है, फ्लक्स घटता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ फिल लाइंस इससे पास नहीं हो रही है, कम हो रही है। जैसे ही आपने इसको ऐसा ओरिएंट कर दिया तो आप बोले कि 0 फ्लक्स हो गया। इस टाइम पे एंगल देखो, एरिया वेक्टर आपके पास नॉर्मल होता है, या ये बना लो या उस साइड बना लो। ये एरिया वेक्टर फिल लाइन अभी भी इस तरीके से आ रही थी, तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में कितने का एंगल, 90 डिग्री का है ना। तो आपने बोला जब इन दोनों के बीच में
आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनता है तो फ्लक्स आपके पास 0 हो गया, फ्लक्स उस टाइम पे क्या हो गया आपके पास 0। तो अल्टीमेटली अच्छा एक ये और देख लो, जैसे जब ये इस तरफ रखा था, मान लो आपने नॉर्मल उस तरफ कंसीडर करा, मैंने बोला ना नॉर्मल के लिए प्लेन सरफेसेस पे आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरफ भी ले सकते हैं। सपोज करो नॉर्मल आपने उस तरफ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा था, तो नॉर्मल उस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, तो कितने का एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो थीटा जब आपके पास 180 डिग्री होगा तब भी आप बोल रहे हो मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है, इस टाइम पे मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा था, ठीक है, मतलब इससे पार निकल रहा था आउटवर्ड, और वो इनवर्ड है। जब इस सरफेस की बात करें तो इसमें ये इनवर्ड फ्लक्स बोला जाएगा। भाई इस सरफेस में तो फिल लाइन एंटर करी है ना आके, तो उसके लिए ये इनवर्ड वर्ड यूज होता है, इनवर्ड फ्लक्स। और इस वाले सरफेस के लिए यहाँ से बाहर निकल रही थी, इसके लिए आउटवर्ड फ्लक्स। इस वाले की बात करी थी, ये वाले केस में मतलब आउटवर्ड फ्लक्स, ये वाला आउटवर्ड, और ये वाला कौन सा बोला जाता है आपके पास इनवर्ड, 180 डिग्री वाला, ठीक है। इस केस में भी ऐसे ही तो रखा है, इनवर्ड वाले में भी नंबर ऑफ फिल लाइन्स अभी भी कितनी है मैक्सिमम, तो ये 5 भी आपके पास है तो मैक्सिमम, बस डायरेक्शन का फर्क है, एक इनवर्ड है एक आपके पास आउटवर्ड है, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए आपने बोला मैक्सिमम फ्लक्स कब बन रहा है, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक ही डायरेक्शन में। जैसे ही इसकी एरिया वेक्टर की ओरिएंटेशन चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास होने लगी, 10 की जगह 8, 6, 4 इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी तो आपने बोला फ्लक्स भी कम होगा, क्योंकि तो उसकी डेफिनेशन में यही आता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस। तो अगर फील्ड लाइन ही कम हो गई तो आपके पास फ्लक्स कम हो जाएगा। तो एक बात तो आपको क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर तो डिपेंड करता ही करता है, ई पर तो डिपेंड करता ही करता है। दूसरा आपने क्या देखा, इस एरिया वेक्टर की ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। ये आपका 0 डिग्री या 180 पर रखा है तो मैक्सिमम फ्लक्स है, या आपका 90 पे रखा है तो 0 फ्लक्स है। अदरवाइज और किसी एंगल पे होगा तो आपके पास इस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की कोई वैल्यू आपके पास आएगी। ऐसा मतलब कि इसकी ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर रहा है, ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ओरिएंट है, उसके साथ क्या एंगल बना रहा है, कैसे रखा हुआ है। और उसमें भी हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल ये देख लिया, 0 का एंगल है तो मैक्सिमम, 90 का एंगल है तो 0। और ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिहेव करता है, तो आप सभी को पता है कि cos 0 मैक्सिमम होता है, cos 90 0 होता है, ठीक है। मतलब कोसाइन जो थीटा होता है वो इस तरीके का बिहेव करता है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिपेंड करता है, जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। दूसरा आपके पास किस एरिया से वो क्रॉस कर रहा है, और ओरिएंटेशन पर, उस एरिया की ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर रहा है। ओरिएंटेशन में भी कौन से एंगल के अकॉर्डिंग, कोस थीटा के अकॉर्डिंग आपके पास वो डिपेंड कर रहा है। इनके अलावा फ्लक्स और चीज़ों से आपके पास चेंज नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों पर वो आपके पास डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला बनता है। अच्छा, क्योंकि हम मैक्सिमम फ्लक्स चाहते हैं इसलिए हम नॉर्मल टू द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस, ये बात हमारे पास हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या की थी, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मल टू इट्स डायरेक्शन। कितनी फील्ड लाइंस इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, इसको उसको बोलते हैं। भाई इसकी डायरेक्शन के बिना वाली तो क्रॉस ही नहीं कर रही है ना, उसका कुछ हिस्सा ही क्रॉस कर रहा है जो नॉर्मल की डायरेक्शन में, इसलिए नॉर्मल टू द सरफेस आपके पास वहाँ पर वर्ड यूज हुआ है। ओके, तो सपोज करो आपके पास ये एक सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, और ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड मान लिया डेल्टा एस, ठीक है। आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास ई के बराबर दे रखी है। जो आपके पास एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास डेल्टा एस है। डेल्टा वर्ड आपके पास, डेल्टा स्मॉल को डिनोट करता है, डेल्टा आपका स्मॉल को डिनोट करता है। तो कुछ फील्ड लाइन आपकी इस डेल्टा से भी क्रॉस की गई होगी, कुछ इधर से चलेगी, कुछ यहाँ से चलेगी, कुछ डेल्टा को भी क्रॉस करी है, 1 2 3 4 जितने भी होंगे आपके पास।
तो जो बातें मैंने ये यहाँ पर करी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं फ्लक्स लिख रहा हूँ थ्रू डेल्टा एस, फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल सरफेस डेल्टा एस। जब भी स्मॉल सरफेस से फ्लक्स की बात करूंगा तो आपके पास जो फ्लक्स है वो भी स्मॉल लिखा जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस डेल्टा एस दैट विल बी इक्वल टू, किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, कितनी तो नंबर ऑफ फिल लाइन्स आ रही है वहाँ पर, मतलब ई पर डिपेंड कर रहा है, उस चीज़ का एरिया दैट इज डेल्टा एस, जिससे वो पास कर रहा है, जिसके जिसके वो क्रॉस कर रहा है, वो एरिया का मैग्नीट्यूड, और साथ में कोस एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है, वह थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर, उनके बीच में। सपोज करो इस सरफेस का नॉर्मल इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो इनके बीच के एंगल को आप क्या बोल रहे हैं, थीटा। ओके, ये सब तो जिक्र हो गया ना हमारा कैसे कैसे थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो ये फॉर्मूला बनता है आपके पास फ्लक्स का। अब मेथड क्या होता है आपके पास, ये सुनो, आपको इस कंप्लीट जो ये सरफेस था, ये प्लेन सरफेस, इसके अक्रॉस फ्लक्स निकालना, ना कि इस छोटे से। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जब केस हुआ था, वहाँ पर भी हम बात किए थे कि जब भी लाइफ में कोई भी बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो तो फिजिक्स ये बोलती है कि सारी से एक साथ डील ना करके स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन से डील करें। आप पूरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, उसको सोल्व कीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सारी प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके डील करें। पूरा बड़ा एम लाइफ में ना बनाए, छोटा छोटा करके एम बनाते चले, ठीक है। ऐसा ही कुछ फिजिक्स हमको सिखाती है, ठीक है। ऐसा इधर किया हमने, बड़े सरफेस से एक साथ डील ना करके मैंने एक छोटा सा डेल्टा S1 एरिया के लिए फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया। फिर ये मान लो फर्स्ट वैल्यू आई फ्लक्स की। आप ऐसे छोटे छोटे और भी मान सकते हो, कोई और डेल्टा S2 एरिया मान लो, डेल्टा S3 मान लो, डेल्टा S4 मान लो। इस तरीके से बहुत सारे जितने भी बने, इस पूरे सरफेस को कवर कर दो। कवर करके हर एक के लिए फॉर्मूला लगाते चले जाओ। जैसे सेकंड के लिए लगाया मैंने फॉर्मूला, ई तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, एंगल जो भी बनेगा उस हिसाब से लिख दिया। इस तरह 3, 4, 5, 6 जितने भी लिखोगे लिख दिया। जब आप नेट निकालना चाहोगे, ई नेट, तो ये सिंपल आपको क्या करना है, जितना सब की वजह से आया उनका सम कर देंगे। अब क्योंकि ये सब डिस्क्रीट पड़े हैं तो समीशन यूज़ करेंगे सम करने के लिए, तो आप समीशन ई डेल्टा एस कोस थीटा कर देंगे, तो ये आपके पास नेट फील्ड दे देगा इस सरफेस के अक्रॉस, ठीक है। जनरली आपको अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक एक छोटा छोटा सरफेस कंसीडर करो, हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, हर एक की वजह से फ्लक्स निकालो, और फिर निकालने के बाद मान लो हज़ारों 2000 कैलकुलेशंस करने के बाद उनको ऐड करो। इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा सम नहीं कर पाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे पास इधर एक मैथमेटिकल टूल है, इस चीज़ पे जिक्र हो चुका है कि हम क्या करते हैं कि जो डेल्टा लिया था उसको इतना स्मॉल कंसीडर कर लेते हैं कि इट टेंड्स टू 0। जो आपने छोटे छोटे एरिया लिए ये इतने छोटे ले लिए कि वो 0 को टेंड कर दे, तो उस टाइम पे आप डेल्टा को डी से डिनोट करने लग जाते हैं, और वेरी स्मॉल चेन से, ठीक है। तो उस टाइम पे आप जो डेल्टा एस है इसको डी एस लिखना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही स्मॉल चेन। और उस टाइम पे होता क्या है, जो समीशन है जिसको आप डिस्क्रीट सम भी बोलते हैं, समीशन जिसको आप डिस्क्रीट सम भी बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन में चेंज होता है जिसको आप कंटिन्यूस सम बोलते हैं। इस चीज़ की डिटेल में जाने के लिए आप एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखा था हमने, तो या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक लेक्चर शायद 6th लेक्चर हो या उससे पहले कोई लेक्चर हो, उसको आप देख लेना कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है कंटिन्यूस चार्ज लेने का, कैसे समीशन इंटीग्रेशन में चेंज होता है, वो वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो समीशन को आप इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हो, डेल्टा को आप डी में चेंज कर देते हो, उस टाइम पे फिर आपके पास फ्लक्स क्या बनता है, नेट फ्लक्स क्या बनेगा। इस समीशन को आपने इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया ई, और डेल्टा एस को आपने डी एस में चेंज कर दिया इनटू में कोस थीटा। ये आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला बना, फ्लक्स दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अभी तक जितनी भी बात की थी उनको मैंने इधर समेराइज किया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, जो आउटवर्ड फ्लक्स था जिसमें आपके पास एंगल 0 बनता है, तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा ई डी एस कोस 0 डिग्री।
cos 0 1 होता है तो फ्लक्स बना EDS, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो आउटवर्ड फ्लक्स हरदम पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे, आउटवर्ड फ्लक्स हरदम पॉजिटिव होता है। इनवर्ड फ्लक्स में एंगल कितना था 180 डिग्री, तो जब आप EDS cos 180 डिग्री करेंगे तो ये माइनस का EDS आएगा। तो जो इनवर्ड फ्लक्स होता है वो आपके पास नेगेटिव होता है। तो आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स आपके पास नेगेटिव होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। एक और बात, अगर आपके पास सरफेस क्लोज है, ये तो आपके पास प्लेन सरफेस ले रखा था जो कि क्लोज नहीं होता। अगर आपके पास सरफेस जो है एक क्लोज सरफेस है तो इस फॉर्मूले में एक हल्का सा चेंज आता है। फॉर द क्लोज सरफेसेस, फॉर द क्लोज सरफेसेस जो आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला है, इसमें E.ds तो आता ही है, और यहाँ पर एक क्लोज का सिंबल और लगा देते हैं। ये क्लोज, ये क्या, जो ये आपने क्लोज बनाया है, लूप बनाया है, ये क्या शो कर रहा है, क्लोज सरफेस, और ये इंटीग्रेशन क्या शो कर रहा है, इंटीग्रल। तो इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ds लिखा है तो सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। कई बार यहाँ पर s भी लगा देते हैं ये शो करने के लिए कि सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस के लिए बस ये गोला लगाना रहता है, वरना आपके पास फॉर्मूला ये है EDS cos थीटा, ठीक है। ये तब करना है इंटीग्रेशन जब आपके पास छोटे छोटे फ्रैक्शन लेके आपने किया हो। अगर आपको फ्रैक्शन लेने की ही जरूरत ना हो, मान लो बस इतने से के ही थ्रू निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E.ds कर देना सीधा ही। जब आपको छोटे छोटे फ्रैक्शन लेने की जरूरत पड़े तो इंटीग्रेशन वाला मेथड अपना लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे पास, ठीक है। ओके, फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसका फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, कभी फिर बंद हो गई हो, उसको देख लेता हूँ, अभी चल रही है। ओके, ठीक है, अभी फ्लक्स समझ में आ गया हमको। फ्लक्स से रिलेटेड कुछ फिनोमिनाज हम देखेंगे अभी, जहाँ से गोस थ्योरम की बेसिक्स जो बनते चले गए, यहाँ से जो जो रिजल्ट आपको मिलते गए वो गोस थ्योरम का बेसिक्स आपके पास बनाते चले गए थे। जो भी इधर रिजल्ट बना वो गोस थ्योरम में बताया गया है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो गोस थ्योरम इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि बुक्स में जो लैंग्वेज दे रखे होते हैं, बुक्स में पहले गोस थ्योरम बता दी जाती है और ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करी जाती है। जो चीज़ें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अच्छा पहली बात, मैं इसके इंट्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट आपके पास या तो प्लेन सरफेस की बात करूँगा, प्लेन सरफेस की बात हो चुकी है हमारे पास। दूसरा आपके पास क्लोज सरफेस की बात करूँगा। क्लोज सरफेस भी ऐसा जो कि सिमेट्रिक बॉडीज है, फॉर सिमेट्रिक बॉडीज, जैसे आपके पास एक स्फीयर है या फिर सिलेंडर, ठीक है। प्लेन सरफेसेस, क्लोज सरफेसेस, उनमें भी आपके पास सिमेट्रिक बॉडीज की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास यूनिफॉर्म है। एक्चुअली में बस यही चीज़ आपके पास सिलेबस में, आपका जो ये वाला हिस्सा है यही आपके पास सिलेबस में है। उससे भी शायद स्पीयर वाला तो हटा दिया गया है, ठीक है, सिलेंडर वाला पहले भी नहीं था, पर हम करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। ये आपके पास सिलेबस में है, पर मैं इंट्रोडक्शन टू गोस थ्योरम कर रहा हूँ। और गोस थ्योरम का इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि गोस थ्योरम बनी कैसे, जब जेई के कंसेप्ट वगैरह में आप जाओगे तो ये हेल्प करेगा आपके पास, तो सीख लें, अभी के लिए सिलेबस होता रहेगा, ठीक है। ये तो करना ही है, इतना तो कराएंगे ही। जो बाद वाला हिस्सा है वो आपकी मर्जी, आप उसको छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, पर गोस थ्योरम को समझने के लिए वो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस की। आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस, आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस तो है, पर अब की बार सिमेट्रिक नहीं है। जैसे इस तरीके के कुछ भी क्लोज सरफेस दे दिए गए, इस तरीके से क्लोज सरफेस रहेंगे, ठीक है। और या फिर बोल लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ शायद नॉन यूनिफॉर्म का तो एक आध न्यूमेरिकल आज तक आए हैं,
काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आए हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछे गए, न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, वरना यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है। आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। इसको सॉलिड एंगल से पढ़ा जाता है और थोड़ा सा जिक्र उसका कर लेंगे, वरना आप इस वाले हिस्से को छोड़ सकते हैं, ये वाला और ये वाला आप करेंगे, ठीक है। तो प्लेन सरफेस की बात हो चुकी है, नॉर्मल वगैरह कैसे बनाते हैं। अभी थोड़ा सा क्लोज सरफेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हुए इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से गोज थ्योरम में रिजल्ट जो बनते हैं वे सारी चीज़ें यहीं से निकलेंगी, ठीक है। तो हम पहले एक स्फीयर का केस ले लेते हैं जो कि कुछ क्यू चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक स्फीयर है, इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज इंक्लोज है, क्लोज सरफेस है, प्लस क्यू चार्ज इंक्लोज है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस सरफेस, थ्रू द सरफेस। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, इस सरफेस से जब निकालना तो बड़ा सा सरफेस दे रखा है, तो आपके पास मेथड क्या है, आप छोटे छोटे सरफेस, बड़ी ही प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो। तो आपने अच्छा ये स्फीयर है, ध्यान देना, ये क्या है आपके पास, स्फीयर, एक स्फीयर है जो कि क्यू चार्ज इंक्लोज किए हुए, ध्यान देना, वर्डिंग सुनना, एक स्फीयर है जो कि क्यू चार्ज इंक्लोज किए हुए, मतलब अपने अंदर लिए हुए हैं, यह वर्डिंग बार बार यूज होगी, एक क्यू चार्ज इंक्लोज किया हुआ है, ठीक है। इंक्लोज मतलब अपने अंदर लिया हुआ है। तो आपको इस सरफेस के अक्रॉस आपको फ्लक्स निकालना है। स्फीयर कैसा होता है, इसको सर्कल मत समझना, ये 3 डायमेंशन है, जैसे फुटबॉल होती है या बॉल होती है, फुटबॉल के सेंटर में एक क्यू चार्ज रखा है और फुटबॉल ऐसे चारों तरफ से है, इधर भी है, इधर भी है, हर एक जगह फुटबॉल, ठीक है, सेंटर में है, इसके इधर भी सरफेस है, पीछे भी सरफेस है, इधर उधर फुटबॉल की तरह है, ठीक है। तो आपने क्या किया, फुटबॉल में जैसे वो हेक्सागन सा बना रहता है उस तरीके से एक छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लिया। मेथड यही है, आपने एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करना है। तो मैंने ये ds एरिया कंसीडर कर लिया, क्योंकि एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेनी है, और मैं बता चुका हूँ क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल बनानी है। तो ये सेंटर है, एक स्फीयर पर जो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होता है वो लाइन उसके सेंटर से पास होती है, ठीक है। किसी भी स्फीयर पर जो नॉर्मल लाइन होती है वो उसके सेंटर से पास होती है। तो ये आपके पास नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, ये आपके पास नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जिसकी डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये आपके पास फील्ड की फ्लक्स की डेफिनेशन थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस तो हो कहीं पर, तो फील्ड लाइंस आपको, फील्ड लाइन कहाँ पर होती है, जहाँ पर कोई चार्ज रखा हो, जहाँ पे चार्ज है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज प्लस क्यू है तो इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा। आप सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। वे फील्ड लाइन देखिए ऐसे भी होंगी, फील्ड लाइन इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, फील्ड लाइन हर जगह आउटवर्ड एक पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है। पर क्योंकि मैंने इसी सरफेस को कंसीडर करा तो मैं उधर उधर वाली बना रहा हूँ बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता है ऐसा आउटवर्ड होता है एक पॉजिटिव चार्ज से, ओके। अब आप सभी को फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, अभी अभी हम जिक्र करके आए थे कि E.ds दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही बात करके आए थे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है आपके पास, ठीक है। तो आपको E चाहिए और एरिया वेक्टर, पहले इनको लिख लेते हैं। मैंने पहले एरिया वेक्टर बताया आपको, एरिया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया, छोटा सा एरिया मैंने ds लिया था, इनटू में उसकी डायरेक्शन, और एक क्लोज सरफेस के लिए डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होती है आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, ds लिख लिया। अब E की बात आ गई, E वेक्टर, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, ये रेडियस है ना इसकी स्फीयर की, r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए क्यू चार्ज, एक क्यू चार्ज से, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लिखना आता है KQ/r स्केयर, K इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। तो लिख लेते हैं K इंटू सोर्स चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है सोर्स, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर, यहाँ से डिस्टेंस कितना है r का स्केयर, ओके।
अब देखिए ये तो वेक्टर लिख दिया आपने, ये स्केलर लिख दिया। एक वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू ए स्केलर, यू हैव टू मेक दिस स्केलर इनटू वेक्टर फॉर्म। तो आप एक स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं, और यूनिट वेक्टर भी आपने इस तरफ ऐसा लगाना है जो वही डायरेक्शन का हो जो ये लेफ्ट साइड की डायरेक्शन है, तभी तो इक्वल का साइन आएगा। दो वेक्टर के बीच में इक्वल साइन का मतलब ये होता है लेफ्ट वालों की डायरेक्शन राइट वालों की डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऐसा लगाना है जो उसी डायरेक्शन में हो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में है, ऐसा रेडियस वेक्टर इसी तरफ है ना, रेडियस इंक्रीजिंग रेडियस डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे आर कैप यूज़ कर लेता हूँ तो आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, इसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड है इंक्रीजिंग रेडियस की डायरेक्शन में। और इसका यूनिट वेक्टर का फायदा क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 से इस चीज़ को गुणा करोगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ओनली डायरेक्शन यू हैव एडिड डायरेक्शन। ई आ गया, डी एस आ गया, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं रखूँ तो ई की वैल्यू है आपके पास के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू में आर कैप डॉट प्रोडक्ट, डी एस की वैल्यू रखें तो डी एस इंटू में मैग्नीट्यूड इंटू में डायरेक्शन, ये आ गया। आप सभी को पता है कि डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वेक्टर्स के बीच में होता है, ना कि स्केलर्स के बीच में। के क्यू बाई आर स्केयर एक स्केलर क्वांटिटी है, के कॉन्स्टेंट, क्यू आपके पास चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी किसी चीज़ का स्केयर स्केलर, डी एस एरिया एक स्केलर, एन कैप बस उसकी डायरेक्शन है। तो आपके पास जो ये डॉट प्रोडक्ट है ये के क्यू बाई आर स्केयर इंटू डी एस इनके साथ नहीं है, दिस इज विद आर कैप इंटू में एन कैप। ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन चीज़ को आप याद ही कर लेंगे। अभी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। आर डॉट एन कैप आप सभी को पता है डॉट प्रोडक्ट खुलता कैसे है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट खुलता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ऐसे खुलता है ना। डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो कोस आता है, क्रॉस हटता है तो साइन आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ये तो यूनिट वेक्टर है भाई, यूनिट वेक्टर की तो डेफिनेशन ही ये होती है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप भी यूनिट वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन आर कैप एंड एन कैप। भाई एन कैप भी ऊपर की तरफ है, आर कैप भी, दोनों वेक्टर एन कैप आर कैप दोनों तो बाहर की तरफ है। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ठीक है। तो cos 0 भी 1 हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पास r डॉट एन कैप कितना आया 1 के बराबर, ऑलराइट। तो 1 के बराबर आया तो इसमें रख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस, और बाकी सब आपके पास 1 बन गया, वेक्टर का काम खत्म। अब इंटीग्रेशन से वे चीज़ें बाहर आ जाती है जो चीज़ें कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, जिसके साथ डी लगा हो बस उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट होती है। तो के कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, क्यू चार्ज फिक्स चार्ज रखा हुआ है, एक कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज रखा है, क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। रेडियस ऑफ द स्फीयर कॉन्स्टेंट होती है बाहर आ गई, अंदर बचा आपके पास डी एस, ठीक है। डी एस क्या था, एक छोटा सा एरिया, और उसका इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, जितने भी ऐसे डी एस इस पूरे सरफेस पे बन रहे होंगे उन सारे छोटे छोटे एरियाज को जोड़ दो तो जो नेट बनेगा वो इंटीग्रेशन आपको सोल्व करके देगा। और आप सभी को पता है फुटबॉल के में जो हेक्सागन से बने होते हैं वैसे वैसे हेक्सागन सब को जोड़ता चला जाऊँ तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ऐसे डी एस पूरे सरफेस पे अगर मैं जोड़ता चला जाऊँ तो नेट एरिया आपके पास आ जाएगा। और एक स्पीयर का आपके पास जो एरिया होता है वी ऑल नो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, फ्लक्स आपके पास बना के क्यू इंटू में 4 पाई, ठीक है, फ्लक्स आपके पास बना के क्यू इंटू में 4 पाई। अब यहाँ पे जो ये आपके पास बना है के, इसकी वैल्यू क्या होती है पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली में जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे हमने बहुत सारी बॉडीज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला और उनके जब फॉर्मूले आ रहे थे ना उनके फॉर्मूलोज में 4 पाई का फैक्टर आ रहा था। ज़्यादातर बॉडीज का जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला तो 4 पाई का फैक्टर्स ज़्यादातर में आ रहा था। तो इसलिए बस सिर्फ इसी वजह से जो एक के कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो स्टार्टिंग में ही कर लिया था हमने, के कॉन्स्टेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें 4 पाई को इंट्रोड्यूस किया ताकि कैलकुलेशंस इजी रहे, ये कट जाए आपके पास।
तो के अंदर जो 4 पाई डालने की इंस्पिरेशन आई थी वो ये इन्हीं कंसेप्ट से आई थी। जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे तो 4 पाई के फैक्टर बार बार रिपीट हो रहे थे। कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए के में इंस्पिरेशन आई थी कि इसमें कहीं ना कहीं 4 पाई का फैक्टर होगा। तो के की वैल्यू रख लेते हैं इधर इसमें। तो आपके पास फ्लक्स देखिए क्या बन रहा है, दैट इज इक्वल टू के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो क्यू है ना, ये क्यू वो वाला चार्ज है जो कि सरफेस के अंदर इंक्लोज था, क्यू इंक्लोज। ये क्यू वो चार्ज है जो कि उस सरफेस के अंदर रखा हुआ था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस is 1 by epsilon naught times total charge enclosed by that surface। एक सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये निकालना है। तो अगर आपको उसके अंदर का चार्ज